पहला प्रश्न है कि बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बैराट की बात करें तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आज की इस क्लास से कई सारे प्रश्न सीधे सीधे आपके पेपर में छप जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 6 दिन बस मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं ऐसी ऐसी क्लासेस लगाने वाला हूँ और ऐसी ऐसी पीडीएफ टेलीग्राम में देने वाला हूँ, सिर्फ वो पढ़कर 6 दिन में भी बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और मैं कहूँ कि सिलेक्शन ले सकते हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, लिया जा सकता है सिलेक्शन। बैराट हम बात करें, सबसे पहले 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट के द्वारा इनकी खोज की गई, कैप्टन बर्ट के द्वारा खोज की गई। फिर हम बात करें दयाराम साहनी के द्वारा, यहां पर दयाराम साहनी इससे संबंधित है। नीलरत्न बनर्जी, केडी दीक्षित, वो आप लोगों को याद रखना है। तो सब कुछ पढ़ चुके हैं डिटेल में, यहां सिर्फ एक 2-2.5 घंटे का फास्ट रिवीजन है। किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? अंडाकार कुएं मिलना, या हम बात करें जो आयताकार अग्निवेदिकाएं मिलना, ये आपको यहां पर याद रखना है, कालीबंगा के अंदर है। आयताकार यज्ञ कुंड, ये यहां पर सब इसी की विशेषता है। कालीबंगा जो आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है ना, ये सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। ये ऋग्वेद के अंदर जिस नदी का नाम मिलता है वो सरस्वती नदी है, वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, उसके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहां पर है? नीम का थाना हम बात करें, सीकर जिले के अंदर आपके ताम्र सभ्यताओं की जननी जिसे कहते हैं, ताम्र, ये प्रश्न आएगा, ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? इसी को ही कहते हैं जहां पर तांबा ही तांबा मिला, पत्थर के घर मिले हैं। बहुत बड़ी चीज यहां पर याद रखिएगा, पत्थर के घर मिले हैं जो और कहीं नहीं मिलते हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थान पर सबसे पहली बार जुते हुए खेत के प्रमाण? ये प्रश्न बार बार आता है, आपकी 6 पारियों में से 100% आएगा। जुते हुए खेत के प्रमाण की अगर हम बात करें तो जुते हुए खेत के प्रमाण आपके कालीबंगा में, खोपड़ी, कपास, जुते हुए खेत, सूत के प्रमाण, सूती वस्त्र वगैरह, यूनानी मुद्राएं सब आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इकती संदा एक रुपया है, इकती संदा एक टकसाल बनाई गई थी सिक्के ढालने के लिए। तो ये कुचामन, वर्तमान में बात करें तो डीडवाना कुचामन जिला हो जाएगा, नया जिला है डीडवाना कुचामन जिला, जहां पर इकती संदा आपको याद रखना है। इकती संदा जहां पर 1838 में सबसे पहले टकसाल ढाल करके सिक्के बनाए गए थे। तो परीक्षा में थोड़ा ज्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। फ्री माइंड रहोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा ही है, ठीक है। फ्री माइंड रहोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा ही है। ये मंत्र दे देता हूं, ढींगला है, भिंडरिया है, नाथ द्वारिया है। अब नाथ द्वारा की बात करें तो राजसमंद से याद आ गया, तो थोड़ा सा इस दिमाग में बिठा के रखे। तो नाथ द्वारिया से याद रखो, ये तांबे के सिक्के हैं, मेवाड़ अंचल के अंदर प्रचलित। मध्यकाल के अंदर तांबे के सिक्के हो जाते। उस अरब यात्री का नाम बताओ जिसने मिहिर भोज के समय यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया। देखो, मिहिर भोज की हम बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, और इसके समय में जो आया था सुलेमान आया था। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है। सुलेमान, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, आरएस जैसे में। अरब यात्री सुलेमान ने कौन से प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? भोज प्रथम के टाइम में, भोज प्रथम के टाइम में, जिन्हें हम आदि वराह की उपाधि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, आदि वराह भी कहते हैं। भोज प्रथम, प्रतिहारों का शासक। प्रतिहारों का राजस्थान में कहां राज था? अरे भाई, मंडोवरन था, जालोर में प्रतिहार था। अगला, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, अब जो कि सांबर है, जयपुर, को 7वीं शताब्दी में किसके द्वारा, किस चौहान राजा के द्वारा बसाया गया था? यहां पर हम बात करें सांबर, शाकंभरी की बात करें तो वासुदेव चौहान के द्वारा। हालांकि ये 6ठी शताब्दी आप कह सकते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी। वासुदेव चौहान जो है आपका चौहानों का संस्थापक। शाकंभरी प्रदेश, वर्तमान सांबर तो जयपुर, लेकिन अजमेर, नागौर, इधर आसपास का क्षेत्र, तो ये है आपका संस्थापक। चौहानों का संस्थापक जो है वो आपका कौन सा है? वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान के द्वारा। अरे 90-95 सही कर दो, बहुत तो बहुत बड़ी बात है। 54,000 पोस्ट में तुम 85 सही कर दो, खेस तान के 90 सही कर दो, बाकी वाले कटकटा के नेगेटिव में भी चले जाए, सेफ मनी अपने पास में रहेगी। कितनी? 90 प्रश्न, 85 प्रश्न। जनरल ओबीसी वाले बॉयज, लखनऊ के लाडे, उनके लिए कह रहा हूं। वासुदेव चौहान,
ठीक है, याद रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप हमेशा कहोगे, आज मैं ऐसी ऐसी पीडीएफ टेलीग्राम पे डालने वाला हूं 24 घंटे के अंदर अंदर, केवल वो पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। 6 दिन में खूब टाइम होता है, 6 दिन में 15 × 6 करें तो 100 घंटे होते हैं, और 100 घंटे में तो दुनिया इधर से उधर हो सकती है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, 100 दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल याद रखे। तो 100 दिन की पढ़ाई जरूरत नहीं है, यहां पर अगले 100 घंटे इतनी बढ़िया पढ़ाई कर लो कि 6 महीने जितनी पढ़ाई तुम कर पाओ। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, पिन किया हुआ है। अब मैं फिर से कहूंगा तो आप लोग जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम आएगा माइंड मैप, जहां 4.25 लाख राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप एक ही साल में आप लोगों का बन चुका है। जाओ, मैं पीडीएफ डालूंगा वहीं पर। जालोर के चौहान, अब पीडीएफ फटाफट आएगी जल्दी से जल्दी। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, 101% ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल, या इसे हम कहेंगे कीतू है, कीर्तिपाल या कीतू है। बहुत बढ़िया है, शानदार प्रश्न है। कीर्तिपाल या कीतू की बात करें 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करो तो 1181 ईस्वी में इसने जालोर में चौहान की स्थापना की, चौहान राजवंश की। अब एक परीक्षा में प्रश्न ये आता है कि कल ही 2nd ग्रेड में पूछ लिया गया, चौहान कहां के थे भाई? चौहानों का जालोर हो गया, शाकंभरी हो गया, रणथंभौर हो गया, हाड़ौती का क्षेत्र हो गया, यहां पर चौहान थे। जैसलमेर का लोद्रवा दिया हुआ था ऑप्शन में, तो वहां चौहानों का राज नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि चौहानों का राज कहां कहां था, याद रहेगा ना। हाँ, अगर ऐसे मैप बना के देखो तो चौहानों का राज, हम शाकंभरी की बात करें, हाड़ौती की बात करें, जालोर वगैरह हो गया, इन जगहों पर चौहान थे। ठीक है, अलग अलग पाली नाडोल की बात करें तो चौहानों का राज यहां पर था। अब ये प्रश्न 2nd ग्रेड जैसे अच्छे एग्जाम में पूछ लिया गया, जबकि लोद्रवा जैसलमेर दिया था वो ऑप्शन में गलत हो गया। अजमेर के कौन से शासक ने शासक बनने से पहले अपने पिता की हत्या की थी? हाँ जी, अपने पिता की हत्या की थी जगदेव। जगदेव जो कि विग्रहराज चतुर्थ का भाई था, विग्रहराज चतुर्थ का भाई था, इसने अपने बाप अर्णोराज की हत्या की थी। अर्णोराज हम बात करें, आनाजी जिसे कहते हैं, अर्णोराज या जिन्हें हम कहते हैं आपका आनाजी, इनके द्वारा 1133 से 1153 रूल किया गया था। अभी 3800 लाइव चल रहे हैं, अगर किसी ने बेईमानी की होगी, करेगा इन फ्यूचर, घंटे भर आधे घंटे में पता चल जाएगा। 3800 से 5000 लाइव होने में आधा घंटा लग सकता है, लेकिन एकदम से अगर अपनी क्लास के अंदर 5 से 10,000 लाइव हो जाए, समझ लीजिएगा किसी ने हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब करने के लिए बोट लगाए हैं। ये कोचिंग वाले कर सकते हैं, जैसा पिछली क्लास को डिस्टर्ब किया था। अभी जेन्युइन लाइव में बढ़िया 4000 लाइव एकदम परफेक्ट है, ऑल राजस्थान नंबर 1। यस, अर्णोराज आनाजी, जिन्होंने आना सागर का निर्माण करवाया था। अभी पटवारी के पेपर में पूछा गया था कि आना सागर झील का निर्माण है वो आपके किसने करवाया था? तुर्कों को मार काट के भगाया था यहां से, तो तुर्कों के खून से इस अजमेर की जो जमीन है शाकंभरी वाली, उसको साफ करने धोने के लिए आनाजी के द्वारा आना सागर झील का निर्माण 1133 ईस्वी में करवाया गया। इनकी हत्या जगदेव ने की। जगदेव को हरा करके विग्रहराज चतुर्थ राजा बन गया, जो कि बिसलदेव था। अगला देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से किले को जीत करके उसका नाम खैराबाद रखा? अरे 1308 ईस्वी में जो है सिवाना का किला जीता था और इसका नाम खैराबाद रख दिया। खिजराबाद की हम बात करें तो वो तो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला है, वो है आपका खिजराबाद। तो खैराबाद है वो सिवाना, सिवाना पड़ता है आपके बालोतरा जिले के अंदर, वर्तमान बालोतरा जिला। चौहानों की रणथंभौर शाखा, अब देखो दिमाग खुला रखो, रणथंभौर शाखा है, हाड़ा चौहान वगैरह हो गए, सब चौहानों की शाखा है, नाडोल है, जालोर है, इसके अलावा चौहान शाकंभरी, क्योंकि ये पूछा था 2nd ग्रेड में, इसलिए बता रहा हूं कि वापस से आएगा। रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक है वो गोविंदराज है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद में हम बात करें, तराइन के 2nd युद्ध में हार के बाद में हम गौरी के गुलाम ऐबक, उसके निर्देश में यहां पर राज स्थापित किया था 1194 ईस्वी में रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर में। अजमेर नगर का संस्थापक 1113 ईस्वी में अजय राज है। 1113 ईस्वी के अंदर
याद रखिएगा 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न तो ऐसे आएंगे कि लगभग एक 70-75 हजार बच्चे कर लेंगे। ज्यादा की हिम्मत नहीं है, ज्यादा बच्चों की हिम्मत नहीं होगी। 75 हजार बच्चे हैं जो लगभग 70-75, 60-65, 70 के लगभग कर देंगे। उसके बाद 50 हजार में जंग छिड़ेगी, लड़ाई सिलेक्शन की। तो बाकी के 20 सही करने वाला का 70+20। हालांकि ये ओबीसी जनरल में ज्यादा फाइट चलेगी, लेकिन अदर कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो अपने 70-75 पे सिलेक्शन ले लेंगे। चलो, अजय राज अजमेर। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर नागौर, जो वर्तमान में नागौर का प्राचीन नाम हम बात करें तो अहिछत्रपुर है। ये चौहानों की शुरुआती राजधानी थी। तो 16वें का आंसर क्या हो गया? अहिछत्रपुर नागौर हो गया। दो चला गया। आगे देखो, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? अच्छा, कुंभा की एक उपाधि एग्जाम में पूछी जाती है। मैं वही पढ़ूंगा जो सीधा सीधा 19 तारीख को पेपर में आएगा। जो प्रश्न आते हैं मैं वही बोलूंगा। कुंभा की एक उपाधि आती है, के से कुंभा, एस से हिंदू सुल्तान, एस के शाहरुख खान है बोलते हैं। चलो छोड़ो, उसको याद नहीं करेंगे। एस फॉर हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, ये कुंभा को कहा है मुस्लिम शासकों ने। के से कुंभा, एस फॉर हिंदू सुल्तान, इनकी उपाधि है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नाता था, कुंभा की बात हो रही है, जो स्थापत्य कला का जनक कह सकते हैं। इतनी सारे 84 में से हम बात करें, 32 दुर्गों का निर्माता। इनमें मुनि जिन विजय सूरी, एक जैन साधु थे जो इनके दरबार में नहीं थे। मुनि सुंदर सूरी, सुंदर टिल्लो, नाथो, ये सब थे, याद रखिएगा। लेकिन मुनि जिन विजय सूरी नहीं था। 17 का आंसर बी हो गया। बी हो गया, बहुत बढ़िया। कौन से शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं? संगीत में रुचि के कारण, म्यूजिक, संगीत में रुचि के कारण कहा जाता है कुंभा जी को अभिनव भट्टाचार्य। और सांगा जी की एक उपाधि मिलती है, एस फॉर सांगा, पी फॉर हिंदू पथ। तो सांगा कौन है? एसपी साहब है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो याद करो, हिंदू पथ उपाधि है। क्या है? हिंदू पथ। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया, हिंदू पथ उपाधि किसकी है रे, किसकी है? हिंदू पथ उपाधि किसकी है? मेरा तो फोन ही पीछे रह गया। कितने 4700 लाइव। इट्स ए जेन्युइन लाइव। अब तो लास्ट दिनों में अच्छे लाइव चलेंगे, जेन्युइन लाइव भी 10,000 तक आ जाएंगे। लेकिन 10-15 दिन पहले जो मेरे साथ गेम हुआ था, 7 दिन पहले, उसके लिए थोड़ा सा मुझे डर के रहना पड़ता है। कई बार मैं सोचता हूं बच्चों का नुकसान ना हो जाए। तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। संगीत में रुचि के कारण सांगा कुंभा को कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य, अच्छा, अभिनव भट्टाचार्य के साथ साथ इन्हें और भी कहते हैं हाल गुरु, दान गुरु, जितने भी गुरु है ना, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, राणो, रासो, कई सारी उपाधियां सारी आपकी कुंभा की है। गिंगोली जो पर्वतसर का युद्ध है, गिंगोली जो पर्वतसर का युद्ध है 1807 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था? अपने जोधपुर और जयपुर। और यह युद्ध इसलिए लड़ा गया था आपके कृष्णा कुमारी, जयपुर और जोधपुर के बीच में, जयपुर और जोधपुर के बीच में कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। पूरी डिटेल व्याख्या वगैरह यहां जीके की नहीं करेंगे। हमने वो 12 घंटे की जो पीडीएफ पढ़ी थी ना, उसमें सब में आया हुआ है। मैं डाल दूंगा आज वापस से। कृष्णा कुमारी विवाद के चलते, है ना, उस घराने में शादी हो गई, लेकिन वहां पर डेथ हो गई तो जयपुर के साथ संबंध बना दिया। तो फिर बोले हमारे यहाँ पर लड़की दी हुई तुम वापस कैसे ले जा सकते हो? तो लड़ाइयां हो जाती थी पहले। तो एक बार ऐसा हुआ, उदय सिंह और वो जो अजमेर का कोई था एक सूबेदार, तो छुड़वाया था अपनी पासवान को, तो उसकी औरत के लिए भी लड़ाई हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा था? ऐसा होता था, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। खमनौर का युद्ध है वो अबुल फजल ने कहा। टी से टॉड है, टी से थर्मोपल्ली का युद्ध है। टी से इंग्लिश में लिखो तो थर्मोपल्ली कहते हैं। थर्मोपल्ली वैसे यूरोप में एक लड़ाई का मैदान है। बस बदायूनी। द से गोगुंदा, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? द से। यह प्रत्यक्षदर्शी था। कहते हैं कि इसने अपनी दाढ़ी रंगी थी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। और इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, याद रखना, हल्दी घाटी युद्ध।
हल्दीघाटी युद्ध में प्रश्न थोड़ा अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं, याद करिए। महाराणा प्रताप ने कौन से साल में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? एक प्रश्न यह आता है कि महाराणा प्रताप जी ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 1572 से लेकर के 1500 जनवरी 1597 तक। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। 82, 92 और फिर 97, लगभग 24-25 साल तक। तो पहला आंसर सही हो गया। तो महाराणा प्रताप ने यहां पर, अब कई बार पूछ लिया जाता है इनकी बचपन का नाम है वो कीका कहते हैं, ऐसे कई सारी उपाधियां हैं, हिंदुआ सूरज इनको कहते हैं, अच्छे प्रश्न आते हैं, हल्दीघाटी युद्ध वगैरह याद रखो। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान एस के से कुंभा, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु, हाल गुरु, सब कुंभा जी की उपाधियां है। सांगा जी तो 16वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में अपने बाबर के साथ में लड़े थे सांगा जी, तो वो आपको याद रखना है। खनवा का युद्ध याद रहेगा। राजस्थान के कौन से राजा को विद्वानों ने हिंदू पत कहा है? पी से पत, एस से सांगा। मेवाड़ के महाराणा गुहिल वंशी शासक राणा सांगा। किस राजपूत राजा को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? तो देखो, भारमल और भगवंत दास दोनों को ही दी थी। तो यहां पर दिए गए में भगवंत दास है, जबकि इसका पिता है वो भारमल, वो यहां नहीं दिया हुआ है। तो पिता भारमल को भी ये उपाधि दी थी। तो भारमल राजस्थान का वो पहला शासक था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो मुगलों के साथ पहला वैवाहिक संबंध आमेर के कछवाओं ने स्थापित किया था। पहली बार शादी करी कि ठीक है हम आपकी सेवा में रहेंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते, ठीक है। तो आज देखते हो जयपुर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई है। पहले के हमले मेवाड़ में ज्यादा होते थे, यहां कम होते थे। तो एक पूछा जाता है फरजंद की उपाधि किसको मिली है? फरजंद का मतलब होता है बेटा, और ये फरजंद की उपाधि है ना, ये फरजंद की उपाधि है वो मान सिंह को मिली थी। मान सिंह को फरजंद की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी कि हमारा बेटा जैसा है छोटो सो, ठीक है। तो क्योंकि भगवंत दास गए थे दरबार में तो इनको भी साथ में लेके गए। अच्छा प्रश्न पूछा जाता है ना। जयसिंह फर्स्ट है आमेर के ही शासक, तो जयसिंह को कहा गया मिर्जा राजा। और जयसिंह जो सेकंड है उनको कहा गया सवाई। जयसिंह सेकंड को सवाई जयसिंह की उपाधि है ना, सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई, औरंगजेब के द्वारा। और यह उपाधि दी गई किसके द्वारा? आपके शाहजहां के द्वारा 1637-38 में शाहजहां। यह भी पूछा गया जयसिंह वाली, यह भी पूछी गई, याद रखना। कछवा राजा, जो कछवा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य का संस्थापक कौन है? हाँ, 5-7 हजारी मनसब भी था। अभी 5000 के लगभग लाइव है। इट्स ए जेन्युइन लाइव। ओके, 4700, थैंक यू फॉर दिस लव। अभी तो रुको, अभी तो एक घोषणा करूंगा, तुम लोग जमीन से उछल के 2 फीट उछल के नीचे गिरोगे। 2 मिनट रुक जाओ, ऐसी घोषणा करने वाला हूं। कछवा राजवंश का संस्थापक, देखो कछवाओं की राजधानियां, डीजे आज से याद करो, कछवाओं की 4 राजधानियां रही थी आपके। सबसे पहले दौसा राजधानी रहा था, दौसा, फिर जमवा रामगढ़, और फिर आमेर राजधानी रहता है, और फिर जयसिंह सेकंड के समय में जयपुर राजधानी बन जाता है 1727 से। तो कछवा राजवंश का जो संस्थापक है वो दुल्ले राय, तेजकरण, ढोला, तेजकरण, ये सारी की सारी उपाधियां इन्हीं की है। और 1138 के लमसम में यहां पर मीणाओं का राज था, तो इन्होंने अपना राज स्थापित किया था 1138। आगे देखो, बीकानेर के राजा है राठौड़ वंशी अनूप सिंह। तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक दिया है ऐतिहासिक घटनाएं, तो मैं सिलेबस के अनुसार ही लेकर आया हूं, ठीक है। तो अनूप सिंह को औरंगजेब ने एक उपाधि दी थी माही भरातीव की। माही भरातीव बीकानेर के राठौड़ वंशी शासक अनूप सिंह को। राव जैतसिरो छंद, उसमें राव लूणकरण जो बीकानेर का राठौड़ वंशी शासक था, उसको कलयुगकरण किसने कहा? कलयुगकरण, कि भाई कलयुग के टाइम में कोई दानवीर हो सकता है, तो कलयुग लूणकरण। कलयुग का करण कौन? लूणकरण। और कलयुग का करण लूणकरण को किसने कहा? बिट्टू सुजा ने अपने जो है
राव जयसिरो छंद के अंदर, अपने ग्रंथ के अंदर ये कहा। एक आता राजपूताने का कर्ण, है ना, एक प्रश्न पूछते हैं राजपूताने का कर्ण, और राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है आपके राय सिंह को, मुंशी देवी प्रसाद ने। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा है राजपूताने का कर्ण, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। राय सिंह बहुत बड़े राजा हुए, मुगल दरबार के स्तंभ के रूप में, 7000 का मनसब था, घोड़े और पैदल सैनिक को जात और सवार, वो मनसबदारी प्रथा थी। गिरी सुमेल का युद्ध जोधपुर के बात करें मालदेव और शेरशाह के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, और यह युद्ध लड़ा गया था जनवरी के महीने में। 1544 की डेट हर जगह दी हुई है, हर जगह दी हुई है, लेकिन आपको याद रखना है सर्दियों के टाइम में, सर्दियों के टाइम में कंबल खरीदने के लिए ऐसा है ना, ताम्रपत्र वगैरह भिजवाए गए थे। वो एक घटनाक्रम जहां जैता और कुंपा को देशद्रोही साबित करके वो जीत गया था। जयदयाल और मेहराब खान ने, जयदयाल और मेहराब खान ने राजस्थान के कौन से नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो भाई हम बात करें क्रांतिकारियों का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा में किया, जहां पर इन्हें फांसी दी गई। कोटा में कैसा विद्रोह होता है? जन विद्रोह होता है। कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह कहा जाता है, और यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बर्टन। तो कोट का बटन, कोट का बटन याद रहेगा, पॉलिटिकल एजेंट। बहुत बढ़िया। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके पुत्रों को कहां मारा गया था, है ना, कहां मारा गया था? तो कौन कौन जो यहां पर मारे गए थे उनकी बात करें तो सीधी सी बात है, वो ये आपका कोटा का घटनाक्रम है। कहां का घटनाक्रम है? कोटा, कोटा राज्य का घटनाक्रम, उस समय का कोटा राज्य। तो मां सरस्वती आदेश से सभी साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कल तक 7 लाख क्रॉस करने वाले हैं। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। अरे संकोच किस बात का, चलो घोषणा कर दूं। लो भाई घोषणा कर देता हूं, सारे साथी तब तक सब्सक्राइब कर दो अपने इस चैनल को। घोषणा ऐसी है कि मां का आदेश है कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो नौकरी लेना चाहते हैं, सभी प्यारे बच्चे, इनके लिए एक ऐसी घोषणा, सिर्फ एक क्लास लगाऊंगा, सिर्फ एक ऐसी क्लास, उसको देख करके आप 80 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब मैं एक क्लास की घोषणा कर चुका हूं, इसका मतलब समझ जाओ, परमाणु बम, एटम बम वाली क्लास है। आधे तो समझ ही गए होंगे, इन कईयों को धीरे धीरे समझ में आएगा, उछल के नीचे गिरे होंगे। हाँ सर समझ गए आपकी बात को, आप कौन सा दुस्साहसी काम करने वाले हैं। बस वो एक ऐसी क्लास होगी, मुझे पूरा विश्वास है उस क्लास से मैं 80 से 85 प्रश्न सही करवा दूंगा। वो क्लास मौकों पर ही ली जाती है, आड़े दिन नहीं ली जा सकती। बिल्कुल शाबाश, लखनऊ के लाड़े समझ गए प्यारे, वेरी गुड। वो क्लास आने वाली है, वो मतलब वो, अब बस समझ जाओ। जिस दिन थंबनेल लगा हुआ देखोगे, आज रात को उस क्लास के प्लान के साथ सोऊंगा, कल पूरा दिन उसमें लगेगा, समझ गए ना, वेरी गुड। उसमें मैं शॉर्ट क्रक्स शामिल करूंगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब है 100 पेज को 10 पेज में, 1000 पेज को 100 पेज में, क्वेश्चंस एंड शॉर्ट थ्योरी। मजाल क्या क्वेश्चन बाहर चला जाए, कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। उस खतरनाक क्लास का वेट कर रहे हैं। वैसे 50 दिन में तीसरी बड़ी क्लास होने वाली है, 12 आवर्स। थैंक यू, आप लोग इतना प्यार करते हो मुझे, इसलिए ला रहा हूं, बाकी स्वास्थ्य को नुकसान होता है उसमें भयंकर वाला। तो सब्सक्राइब कर दो। आज जितने साथी जुड़े हुए अपने इस चैनल को, मैं देखना चाहता हूं कि कल तक अपना चैनल 7 लाख हो रहा है। खुशी होती है कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर दिस लव। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 31 अगस्त 1857 को, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, अगस्त के महीने में आपके एरिनपुरा छावनी ने 21 अगस्त को, है ना, 21 अगस्त यहां पर जो विद्रोह हुआ था, 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी पाली, इसने ये नारा दिया था। अगला देखिएगा, नसीराबाद राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां पर हुआ था, कब हुआ था?
28 मई को हम बात करते हैं कि भाई 28 मई 1857 को। और इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर ये होता है मेरठ के अंदर 10 मई को। और मेरठ से एक जो है सैन्य टुकड़ी यहां पर आती है और उसे आते ही सबसे पहले हथियार छीन लिए जाते हैं। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हथियार छीन लिए जाते हैं। तब इस यहां के एक सैनिक बख्तावर सिंह ने कहा था, अरे लखनऊ के लाडो, तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तो बख्तावर सिंह ने अधिकारी प्रिचार्ड को कहा था कि तुम लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। 30वीं बंगाल भी थी, बॉम्बे फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स भी थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी। तीनों ही आपके यहां पर थी नसीराबाद अजमेर में। और सेकंड ग्रेड में अभी यह प्रश्न पूछा, यहां पर कौन सी सैनिक छावनी तैनात नहीं थी? तो आप बताओगे विद्रोह इसने किया था सबसे पहले, लेकिन तैनात तीनों ही थी, मेरवाड़ा नहीं थी, मेरवाड़ा नहीं थी, बाकी तीनों ही तैनात थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगी बाण के संपादक कौन है? आगी बाण के संपादक है आपके जयनारायण जी व्यास। इस समाचार पत्र का प्रकाशन आपके ब्यावर से किया जाता था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन ब्यावर से 1932 के अंदर। अब हम आ जाते हैं अपने ऐतिहासिक घटनाओं के बाद में आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है कि जन जागृति और एकीकरण का दौर, ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके। तो लिखिएगा, सुशीला और भगवती का संबंध कौन से प्रजामंडल से था? हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल, माणिक्यलाल वर्मा की पुत्रियां थी, है ना, माणिक्य लाल वर्मा की पुत्रियां थी। नारायणी देवी वर्मा इनकी पत्नी थी, नारायणी देवी इनकी वाइफ थी। यह भी प्रश्न आता है। तो सुशीला वाला, ये आजकल महिलाओं के प्रश्न थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं, याद करिएगा। कितने सोपान में सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय हुआ? देखो, सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय है वो 6ठे और 7वें चरण के अंदर। तो 6th और 7th जो चरण है वहां पर, और लास्ट में जो हातल गांव सिरोही है वो शामिल कर लिया गया था। याद रखिएगा, भारत गोकुल भाई भट्ट के कहने पर उनका ही वो गांव था, पैतृक गांव, इस वजह से। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? भारत की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण के टोटल 7 चरण बने, जहां पर 8 वर्ष 7 महीने, 8 वर्ष 7 मंथ और 14 दिन का समय लगा। टोटल 7 चरण, जिसमें पहला चरण आपका मत्स्य संघ वाला। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास, हम जवाहर की बात करें तो जवाहर सिंह राजा थे वहां के। कहां का था ये? सोनारगढ़। और सोना मतलब सोना, कितना सोना है? तो ये गोल्ड की बात हो रही है, गोल्डन फोर्ट की बात हो रही है। और गोल्डन फोर्ट मतलब आपके जैसलमेर की बात हो रही है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, ये तो आपके जैसलमेर गोल्डन फोर्ट की बात हो रही है। जालोर वाला है तो सुवर्णगिरी है, जैसलमेर वाला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, इस वजह से आप कहोगे उसे। गागरोन का किला है वो कौन सी नदियों के किनारे? राजस्थान का पहला जल दुर्ग कहते हैं इसे। तो राजस्थान का जो पहला जल दुर्ग है वो AK-47 के किनारे हैं, आहू और काली सिंध के किनारे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 39। किलकिला तोप का संबंध कौन से किले से? किलकिला है, शंभू बाण है, गजन कहां है? ये सारी तोपें आपके कहां रखी है? मेहरानगढ़ के किले के अंदर, जोधपुर में रखी हुई है। लोहागढ़ का किला जिसे सूरजमल जी ने बढ़वाया था, अभेद्य किला जिसे हम कहेंगे, अजय किला जिसे कहेंगे, अभेद्य किला जिसे कहेंगे, तो ये आपका सूरजमल जी के द्वारा बनवाया गया। आज की क्लास सिर्फ रैपिड फायर के लिए है, और जो मैं खतरनाक क्लास लेने वाला हूं उसमें मुझे कम से कम 30 घंटे की मेहनत लगेगी। खड़े रहकर मैं सारी चीजें मैनेज करूंगा, शायद उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट करिए कि वो क्लास ऐसी होगी। कोई भी बच्चा, अगर मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे ये मौका मिला कि आप लोग अपने जिंदगी में तरह तरह के काम में बिजी है, एक बंदा जो तुम्हारे लिए मेहनत कर ले और पढ़ाई को आसान बना दे। इसलिए वो क्लास बड़े नोट्स, क्वेश्चंस, नोट्स भी ऐसे मतलब वेरी शॉर्ट कि क्वेश्चन आ जाए। कोषवर्धन का किला कहां पर स्थित है? कोषवर्धन के किले का प्रचलित नाम क्या है? कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम शेरगढ़ का किला है। और कोष गुरुजी कहां पर रखोगे? कोष की हम बात करें तो कोष है आपके 12 जिले के अंदर। 12 जिले के अंदर हम बात करेंगे, कोषवर्धन का किला है वो आपका 12 जिले के अंदर है। और ये परवन नदी के किनारे है। कौन सी नदी? परवन नदी के किनारे, हाड़ौती के अंदर आपका शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ का किला। याद रखिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। सही सुमेलित करो रे। मंदिर
वास्तुकला आपके सिलेबस में है, मैं सिलेबस रट चुका हूं पूरा 4th ग्रेड का। वास्तुकला का मतलब है पत्थर के जितने भी काम है वो सब इसमें, मंदिर, महल, दुर्ग, बावड़ियां, स्थापत्य कला, सारा कुछ। तो गलता जी है वो आपके अजमेर में है, गलत है, तो ये आपके कहां हो जाएगा, जयपुर के अंदर हो जाता है। रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। अभी पूछा गया था रामानंदी संप्रदाय की एक शाखा रसिक संप्रदाय जिसे हम कहें, वो आपका अग्रदास जी जिसके संस्थापक रेवासा सीकर वाला। सालासर बालाजी मंदिर है वो आपके चूरू के अंदर है। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर के अंदर है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ये आपका कहां पर है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहां पर भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है। तो मेहंदीपुर बालाजी वाला दौसा के अंदर हो गया। ठीक है, बढ़िया। मेहंदीपुर बालाजी वाला भी गलत है, तो सही का पूछा है, सही सुमेलित कीजिए कि मतलब राइट कौन सा है। प्रश्न के पूछने का ढंग तो देखो तुम, थोड़ा सा ध्यान रखना। मेहंदीपुर बालाजी है वो आपका दौसा के अंदर, तो गलत कौन सा है ये पूछा है। बहुत प्यारा प्रश्न है कि सही सुमेलित करो, एक सही है वो बताना है। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ सुमेलित कौन सा नहीं है, एक है वो आपका गलत है। जैसे बादल विलास की बात करें जैसलमेर, लालगढ़ बीकानेर में, जूना महल डूंगरपुर के अंदर, फूल सागर है वो आपका बूंदी के अंदर है। और आप सभी को पता है बूंदी का मतलब होता है नुक्ति, और नुक्ति के अंदर है बढ़िया वो कमल के फूल डालते हैं ना, हाँ, तो बूंदी के अंदर फूल डालते हैं, तो फूल सागर है वो बूंदी के अंदर है। बाकी जूना महल है वो आपके जूना महल, और एक थंबिया महल की भी अगर हम बात करें तो एक थंबिया महल भी आपके कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर। लेकिन एक थंबा का पूछे तो वो आपके जोधपुर के अंदर है। लालगढ़ है वो बीकानेर के अंदर, बीकानेर वाला किला है वो आपका जूनागढ़ कहलाता है, जूनागढ़ फोर्ट है, तो वहां लालगढ़ पैलेस का नाम है, महल का नाम है। बादल महल खूब है, नागौर में भी है, जैसलमेर में भी है। पटवों की हवेली आपके कौन से जिले में स्थित है, जैसलमेर में है, जहां 1805 ईस्वी में गुमान चंद पटवा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, गुमान चंद पटवा द्वारा। अगला प्रश्न, पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, हाँ ध्यान रखना, अब पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेजना वाला लूट लेना, छूकना मत। 6 दिन में भी सिलेक्शन पॉसिबल है, मैं तो 1 दिन हुआ तो भी कह सकता हूं, क्योंकि पीछे पड़ा हुआ होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो उनका भी सिलेक्शन होगा। तो गुरुजी ये तो गलत बात है, आप इतना, हम तो 150 नंबर लेकर आएंगे, 160 नंबर लेकर आएंगे, तो कोई बात नहीं, 135 वाले का भी सिलेक्शन होगा, 130 वाले का भी सिलेक्शन होगा, अदर कैटेगरी के अंदर 120 वाले का भी सिलेक्शन होगा। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं 160 50 लाने वाले, 150 और 60 नंबर लाने वाले तो 54,000 में 5,400 बच्चे भी नहीं होंगे। बाकी वालों का क्या, बाकी वाले कट ऑफ के आसपास सिलेक्शन लेंगे। इसलिए टेलीग्राम में जाओ और पीडीएफ लूटो। हाँ, जिसने ये गणित समझ लिया वो सिलेक्शन ले जाएगा। कुर्जा है, पेपड़ी है, गुगरी है, केवड़ा है, राजस्थानी लोक जीवन के अंदर क्या है, ये लोकगीत है, लोकगीत है। याद रखिए, कुर्जा, पीपली, पश्चिमी राजस्थानी, जो राजस्थान के अंदर हम बात करें कुर्जा, पीपली वगैरह, ये लोकगीत हो जाते हैं। कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा, एक जोरावा भी है जो विरह गीत है, मित्र की याद में मित्री द्वारा गाया जाता है, ये एक विरह गीत है ना। ओके, पत्नी की याद में कोई नहीं गाता है, मित्र की याद में, तो लिखो इस चीज को, जोरावा जैसलमेर का विरह गीत है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, इंडोनी, पणिहारी, हाँ जी, हम बात करें इंडोनी की बात करें तो ये एक महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाने समय उस समय गाया जाता है। ओके, आगे बात करें, ये प्रश्न है ना जो विवाह समारोह का, विवाह में जैसे बारात का डेरा देखने जाते समय आपका जला गीत गाया जाता है, जैसे जला वाला ज्यादा पूछा जाता है। अगला कि सुमेलित कौन सा नहीं है, एक है वो आपका गलत सुमेलित है, एक है वो गलत है। घोड़ी गीत है वो वर निकासी पर घुड़ चढ़ी की रस्म के समय, जब वर है वो आपका घोड़ी पर चढ़ता है उस समय घोड़ी गीत गाया जाता है। जच्चा गीत है कि भाई परिवार में बालक का जन्म हुआ है तो जाया गाया जाता है, जच्चा गीत। जला गीत की बात करें, जला है वो आपका जलवा पूजन इसे कहेंगे, जला नहीं होगा, जलवा होगा ये।
नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। इसे कहेंगे जलवा पूजन। यहां भी होगा हमारा जलवा। जलवा पूजन होता है 21वें दिन कुआ पूजन है, वो आपका जलवा पूजन है। बिल्कुल सही है, बच्चे के जन्म के बाद में कुआ पूजते समय जलवा गाया जाता है। और फिर है रसिया गीत। रसिया बम रसिया, रसिया रसिया गीत आपका दिए गए मैसेज असुमेलित पूछा है। रसिया गीत देखो वैसे तो सही है, मैंने जानबूझ के इसको सही बनाया। जलवा पूजन होता है ना, तो एक अगर हम बात करें तो वो होता है जलवा पूजन। जलवा पूजन। एक चीज ध्यान रखना, पेपर बड़ा सरल आएगा लेकिन सिलेक्शन वही लेके जाएगा जो हाजिर जवाबी रखेगा, डरेगा नहीं। रसिया गीत है वो आपका सही है। यहां पर होली का अवसर पर आपके मेवात सेक्टर के अंदर जब फसल पक जाती है उस समय रसिया बम रसिया एक ही बात है। बम मतलब नगाड़ा होता है, रसिया गीत होता है, तो वो बम रसिया हो जाता है, बम रसिया। और यहां पर जो जला है ना, जला तो बारात का डेरा देखते जाते समय ना, बारात का डेरा, बारात का डेरा देखने जाते समय आपकी महिलाओं के द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा, तो जिसकी हाजिर जवाबी रही, जो डरा नहीं ना, वो जीत जाएगा। और 54,000 सीट है था लोगों, सबने मारी सौगंध देते, थोड़ा टेंशन फ्री रही जो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेगा, तुम लोगों की टेंशन मैं लूंगा, ठीक है। तुम्हारा भाई जिंदा है अभी, टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरह की। रात दिन एक कर दूंगा 6 दिन। इस 4th ग्रेड के पेपर को मुझसे टकरा कर जाना पड़ेगा तुमसे मिलने से पहले। कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? हम सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें, सुशिर मतलब फूंक मार के बजाया जाता है। जितने भी फूंक मार कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है उनमें रावण हत्ता तत् है, जंतर तत् है, सुरमंडल है। एक सतारा जो है एक तत् वाद्य यंत्र नहीं, एक सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक मार के बजाया जाता है। अलगोजा है, सतारा है। अरे शंभू के बापू ने कहा सुन मोना की अंबा तू कैसी है रे मुसी मुसी सी। तो शंख है, भुंगल है, रणभेरी वगैरह सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? वाद्य यंत्र आपके सिलेबस में है, तत् मतलब तार वाले, तो तार वालों में आपका मारा छल भंवर को अलगो जो खेता में बाजे, तो अलगो जो एक सुशिर वाद्य यंत्र है, और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, सुशिर है, और हम इसे कहेंगे राज्य वाद्य, राज्य वाद्य यंत्र। तो ध्यान रखना। और तुम्हारा सेंटर कहां कहां आया इस क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूं कि कितना दूर आया है, क्या है, नाइंसाफी हुई है कि नहीं, क्या है, वो क्लास के एंड में देखूंगा, ठीक है। लास्ट में जब क्लास ऑफ हो जाए तब सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तत्वाद्य यंत्र में अलगोजा एक सुशिर है, कमायचा, रावण हत्ता, रबाज, रबाब, ये थोड़े ज्यादा पूछते हैं ना। जंतर है, रबाज है, रबाज है, रबाब है, और आपके जंतर वगैरह हो गया, ये तत्वाद्य यंत्र सारे। कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो ताशा, ढोल बाजे, ताशा बाजे, ये चमड़े का बना होता है, एक अवनद्य वाद्य यंत्र होता है, अवनद्य होता है, चमड़े का बना वाद्य यंत्र है। रबाब है, चिकारा है, रबाब है, चिकारा है, चौतारा है, ये सब तत् है, तार से बने हुए। तार से बने हुए की ट्रिक क्या बताई थी मैंने कहा था कि कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू मां, तो कमायचा, तंदूरा वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। नृत्य जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कच्ची घोड़ी डांस किया जाता है, जो विवाह के अवसर पर होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से, शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से, और विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी डांस है वो किया जाता है। एक बार पूछा था विवाह में कौन सा किया जाता है? वालर नृत्य है, जो किसके द्वारा किया जाता है? वालर गरासियों में फेमस है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। गरासिया, मावारी मौज गोकुल में, मोरिया, वालर, लूर। अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से स्थान से होता है? कतरियासर आपका बीकानेर से। जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, संत जसनाथ जी, 5 शाखाएं हैं इनकी, अलग अलग याद रखिएगा। रुस्तम जी ने इस नृत्य को पूरे इंडिया में फेमस किया था। गिंदड़ नृत्य की अगर हम बात करें तो ये जो गिंदड़ नृत्य का संबंध है वो कौन से स्थान से? गिंदड़ है वो आपके शेखावाटी में फेमस है, शेखावाटी का है। राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म आपका गलत है? दिए गए जोड़ों में से सही कौन सा नहीं है कह रहा है? गिंदड़ शेखावाटी में होता है, ढोल है था जालोर मायने, बम रसियो मेवात में, अलवर, भरतपुर, डीग, खैरतल, तिजारा, मेवात,
जिसमें हम बात करें, आगे मैं लिख देता हूं अलवर भरतपुर क्षेत्र, अलवर भरतपुर में, और डांडिया है तो मारवाड़ में, और विशेष रूप से नवरात्र के टाइम में डांडिया नृत्य। चंग नृत्य कहां किया जाता है बताओ? तुम्हारे पेपर में 6 पारी में से तो 1-2 पारी में पक्का पूछेंगे चंग नृत्य कहां का है, चंग नृत्य कहां का है बताओ। निम्न में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे वो हड़बुजी थे, और अभी सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था हड़बुजी की जाति क्या थी, तो हड़बुजी सांकला थे, जो आपके बैंगटी फलोदी, ठीक है। चंग नृत्य, चंग तो मेरे होली के अवसर पर विशेष रूप से बिल्कुल शेखावाटी में, बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। लोक देवता और उनका तीर्थ स्थान आपसे पूछे जाते हैं। तेजाजी परबतसर नागौर, वैसे तो हम तेजाजी की बात करेंगे परबतसर, और देवनारायण जी हैं तो आसिंद भीलवाड़ा। नए जिलों का प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो है वो आसिंद भीलवाड़ा में है, पाबू जी का कोड़ूमंड फलोदी के अंदर है, और तल्लीनाथ जी ये पांचोटा गांव है, और पांचोटा की बात करें तो पांचोटा जालोर के अंदर है, और तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी देवता है। कैसे है? नेचर लवर है, प्रकृति प्रेमी देवता तल्लीनाथ जी। लोक देवता जिनका मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे हैं, और लूणी नदी वाले तो मल्लीनाथ जी हो गए। और आगे बात करें तो कुंडा पंथ भी चलाया था आपने, कुंडा पंथ भी चलाया था किसने? मल्लीनाथ जी ने। लेकिन कामड़ पंथ किसने चलाया? तो रामदेव जी ने। ऐसे ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे, और क्या एक्सपेक्ट करते हो? 25-30 प्रश्न ऐसे होंगे जो सिलेक्ट करवाएंगे, और या अंदर या बाहर, बाहर तो होना ही नहीं है, अंदर ही होना है। कामड़ पंथ की बात करें, रामदेव जी, और इनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। आगे देखो, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो है, मुख्य मंदिर वैसे तो 4 धाम हैं अलग अलग, जैसे हम बात करें तो आपका ये आसिंद भीलवाड़ा, देवमाली वाला भी ब्यावर वाला सुर्खियों में रहता है, करंट अफेयर्स वगैरह में भी, तो याद रखिए आसिंद भीलवाड़ा में मेन मंदिर है। अब ये जो त्योहार भी सिलेबस में है, मुख्य मुख्य त्योहार, सीधा सा प्रश्न पूछ ले आप लोगों को बता दो भाई कि बूंदी की कजड़ी तीज, बड़ी तीज, कजड़ी तीज, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भादो महीना। तो श्रावण में तो छोटी तीज है, श्रावण शुक्ल तृतीया, और बड़ा महीना भादवे का तो बिल्कुल सही सुमिलित है, भादवे में अंधेरे पक्ष की, कृष्ण पक्ष की तृतीया को। होली है फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्युषण भादवे के महीने में, गणगौर चैत्र महीने के, तो यहां पर चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया। अब ये ऑप्शन ए इसमें सही हो गया। 1 क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी ऑप्शन। देखो पेपर करते समय वो पेपर के अंदर ही टिक करते रहना, और फिर बाद में पहला राउंड होते ही सारे गोले भर देना जो आपको आए, उसके बाद दूसरे राउंड में 50-50 का मामला, और जो तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। बाकी अगर तुम 10-15-20 छोड़ना भी चाहते हो, 10-15 इस पेपर में, तो 5-10 ही मुश्किल से छोड़े जाएंगे। जब ज्यादा आ रहे हैं तो छोड़ना, कम नहीं आ रहे हैं तो छोड़ना, और 5वां घोड़ा पढ़ना। अनवट है, अनोटा है, जरा है और पोलरा है, और शरीर के किस अंग के आभूषण है? और आभूषण आपके सिलेबस में है, अनवट वगैरह ये किसके आभूषण है? ये सब पैर के आभूषण हैं। फिर आपका राजस्थान में अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, राजस्थानी हिस्ट्री कल्चर खत्म, राजस्थानी ज्योग्राफी जिसमें भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति विस्तार है ना, तो हम विषम कोणीय चतुर्भुजाकार जो राजस्थान का क्षेत्र जो आकार है, और विस्तार उत्तर ये अक्षांश देशांतर वाला, वो ध्यान रखना। सैंड ड्यून मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों की बात करें तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है आपका बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी, ये वाला त्रिकोण ट्राइंगल बनता है, तो ये हो गया। अब ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तो अभी पूछी गई थी सेकंड ग्रेड के पेपर में भी। अब यहां पूछ लिया कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा, क्या कह रहा है कि आपके पश्चिमी रेतीला मैदान यानी कि जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान की पूर्वी सीमा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसकी पूर्वी सीमा बनाती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 40 सेंटीमीटर है, यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में अभी पूछा गया था 2 दिन पहले ही। 40 सेंटीमीटर है, वह आपकी किसकी हो जाएगी? मरुस्थल को 2 भागों में बांटेगी, 2 भागों में बांटेगी। किसको? मरुस्थल को,
याद रखना इस बात को, शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटती है। और 25 सेंटीमीटर तो उधर जैसलमेर की तरफ से 25, 40, 50 और एक 80 सेंटीमीटर रेखा भी है, जिसका प्रश्न भी एग्जाम में आता है। बताओ कहां से गुजरती है 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अक्कल वुड फॉसिल पार्क, आपको करोड़ों साल पुराने लकड़ी के अवशेष, आप मानोगे नहीं, लकड़ी पत्थर हो चुकी है, इतना एकदम ऐसा लगेगा सर ये तो पत्थर है, वो रखी हुई है। आप जाओ जैसलमेर, कभी देख करके आना। आकल गांव है, आकल गांव है, थैयात गांव है, अभी सुर्फियों में जो था आपका मेगा गांव है, ये सब जैसलमेर में है, जहां पर डायनासोर के अवशेष देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको जुरासिक काल तक के अवशेष मिलते हैं। तो ये जैसलमेर में है आकल गांव, आकल वुड फॉसिल पार्क, राष्ट्रीय, हाँ 18 करोड़ साल पुराने अवशेष लकड़ी के देखने को मिलेंगे आकल गांव में, जैसलमेर में, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर स्थित है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार आता है, लिख लो भाई। जब पेपर में बैठे होगे मेरी आवाज गूंजेगी। अभी तो वो क्लास आने तो डाकी क्लास लेके आऊंगा मैं तो। बूंदी जिले के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो आडा वाला पर्वत कहलाता है। बूंदी जिले की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आडा वाला पर्वत। और डोरो पर्वत है, ये भी पूछ लेते हैं, अरावली का पार्ट है, ये जालोर के अंदर स्थित है। ये मगरा और गिरवा की हम बात करें तो कोई खास विशेष इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हुए। मगरा और गिरवा की बात करें तो गिरवा तो उदयपुर के अंदर हो गया। और एक बोराट का भी प्रश्न आ जाता है कई बार, बोराट का पठार, बोराट भी आ जाता है। गिरवा है तो उदयपुर क्षेत्र के, जो तस्तरी नुमा क्षेत्र जिसमें उदयपुर शहर बसा हुआ है वो आपका हो गया। और ये बोराट का पठार जो है वो आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। सिरोही जिले में तेज ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां है ना, सिरोही में उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं उनका नाम क्या है? बताओ फटाफट। सिरोही जिले के अंदर गिरवा, भाकर, बोराट, थड़ी, तो भाकर है वो आपके इसके अंदर हो जाते हैं सिरोही के अंदर। और बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच मैंने बता ही दिया आप लोगों को। थड़ी है तो बीकानेर वाला क्षेत्र हो गया, बीकानेर वाला क्षेत्र ये आपके कहां पर हो गया। और वैसे तो आज की जेड जनरेशन है जो है वो आपकी सब पता ही है तुम लोगों को, छोटी छोटी चीजें तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। निम्नांकित में से कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम है? अरावली की विस्तार की बात करें तो अजमेर में इसका सबसे कम है, मध्य अरावली के अंदर स्थित है। जबसे सबसे ऊंची चोटी का नाम है तारागढ़ है, वो सर्वोच्च है आपके, याद रखिएगा अजमेर। लसाड़िया का पठार है वो कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में है, उदयपुर में है, कोटा, गंगानगर। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बताओ लसाड़िया का पठार। और वैसे इधर लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था संत माव जी ने, तो ये आपका उदयपुर में हो गया। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में बालू का स्तूप अनुप्रस्थ प्रकार के, वायु के समकोण जो बनते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहां देखने को मिलते हैं? यह प्रश्न है कि अनुप्रस्थ आपके कहां पर मिलते हैं, तो बीकानेर के पुंगल सेक्टर के चारों ओर, ए ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाता है, बीकानेर के पुंगल सेक्टर के चारों ओर। मिट्टी के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसॉल मिट्टी कौन सी है? आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपकी हो गई, इधर पाई जाती है एंटीसॉल। अब कई बच्चे कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान में तो एरिडी है ना, एंटीसॉल कैसे है? एंटीसॉल है बेटा शुष्क क्षेत्र में, एंटी के बाद में आती है एरिडीसॉल, एंटीसॉल के बाद आती है एरिडी, एरिडी के बाद में आती है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर वर्टिसॉल। ये लास्ट लिखवा देता हूं, फिर नहीं लिखूंगा, वर्टिसॉल। और फिर है आपका अल्फीसॉल, 73वां जो क्वेश्चन है, अल्फीसॉल मैदानी क्षेत्र के अंदर, मैदानों के अंदर पाई जाती है अल्फीसॉल। और मैदान आप सभी को पता ही है, ये अल्फी हो गई, ये अल्फी हो गई। और इधर जो है दक्षिणी राजस्थान की तरफ हो गया इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल। अब ये मिट्टियों का जो 5 प्रकार का जो वर्गीकरण है वो कभी मत भूलना, याद कर लेना, उधर एंटी रखना। राजस्थान के कौन से जिलों में वर्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है? तो कोटा, बूंदी, जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, हालांकि दोनों ऑप्शन भी इसमें सही है, ए और बी भी कह सकते हो आप, ठीक है, कोटा बूंदी 74 के अंदर। अच्छा, कह रहा है कि नहीं पाई जाती है, ठीक है, बीकानेर और चूरू, यही तो प्रश्न है, यहां पर गलती नहीं करनी है। बांसवाड़ा, झालावाड़ वाला क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है ना, ये हाड़ौती के ही तो है, इसलिए कह रहा है कि बीकानेर और चूरू के अंदर यहां पर रेतीली मिट्टी है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 75 है
वन विभाग की रिपोर्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज ही टेलीग्राम में भेज दूंगा, तुम लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर देना 8955982723। सर वन रिपोर्ट नहीं डाली, और बाकायदा मैं सेकंड ग्रेड वाले पेपर से पहले वन रिपोर्ट डालना भूल गया, और उनके पेपर में सबसे कम वन सेक्टर किस में है वो प्रश्न आ गया, 2-3 बार पूछ लिया और मैं भी भूल गया रिपोर्ट वापस डालना। तो तुम लोग मुझे याद दिला देना, आज रात को ही मैं अपलोड कर दूंगा या कल सुबह। नवीनतम वन रिपोर्ट मेरे पास हाथ से लिखे हुए हैं, 4 पेज है छोटे छोटे। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 75 में 32,000 ये हो जाता है। नवीनतम 2023-24 के अनुसार 32,921 है, 32,921 अभी लेटेस्ट वर्तमान में। आप देखो ये पहले का क्वेश्चन था, तो ये राइट आंसर होगा। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? हालांकि 9.61 है, 9.61% है नवीनतम, लेकिन उसके नजदीक का ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। नवीनतम सही करना, नजदीक का आंसर सही करना पड़ेगा। राजस्थान में पलास के पेड़ है ना, पलास के वन कहां पाए जाते हैं? तो अलवर है, अजमेर है, अलवर है, अजमेर है, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर पलास के पेड़ पाए जाते हैं। 77 के अंदर आपका ए हो गया। फिर सदा हरित वन, हमेशा जो हरे भरे रहते हैं वो वन कहां मिलेंगे? सर जहां पर ऊंचाई बहुत ज्यादा है ना, वहां हरे भरे पेड़ मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, आपके सिरोही क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। रुंडित नदी, अर्जुन नदी, ये आपकी जो है कहां, किसको कहेंगे? बाणगंगा नदी जिसे कहेंगे हम, बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, बैराठ पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा रुंडित नदी, बाणगंगा। निम्न में से राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? आंतरिक प्रवाह के अंदर है वो आपके कांतली है, मसूरदी है, साबी है, बाणगंगा। दिए गए क्वेश्चन नंबर जो 80 के अंदर ऑप्शन हो गया सी, यहां पर साबी और बाणगंगा भी होता, मेढा भी है। तो ये आपका अलग अलग, कांकनी, काकने, कांतली है ना, ये तो शेखावाटी की है, ऐसे याद करो। कौन सी नदी है वो सांबर झील में गिरती है? तो दिए गए में आपके मेढा है वो आपके सांबर झील में गिरती है। अगला प्रश्न, सही परियोजना का संबंध है वो किससे है? देखो सही परियोजना का संबंध, इसमें जो जवाई बांध जो पाली वाला है, इसमें पानी की आवक यानी आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए 1978 में ये कंप्लीट हुई थी ये प्रोजेक्ट आपका सही परियोजना आपके जवाई बांध। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल के अंदर सबसे कम बच्चा पैदा करने वाला जिलों का युग्म कौन सा है? तो दूधो नाओ, पुतो फुलो, गंगा नाओ। याद रखिएगा गंगानगर आना चाहिए, झुंझुनू है, पाली है। इसमें ऑप्शन इस प्रकार, गंगानगर के अंदर तो 10 ही है, बाड़मेर के अंदर 32 है ग्रोथ रेट, तो ये सबसे कम है वो 10% जो आपके ग्रोथ रेट गंगानगर में देखने को मिलती है। याद रखिएगा गंगानगर में 11.7 इसमें है, फिर इसमें 11.9 हो जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात आपके डूंगरपुर में है, फिर राजसमंद में है, तो इसे याद रखिएगा 994, 990 ऐसे। 12 घंटे वाली क्लास में सब लिखा हुआ है, आज वापस से शेयर करूंगा वो पीडीएफ, लूट लेना टेलीग्राम ग्रुप में जाके। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाले जिलों का जो क्रम कौन सा है? तो डूंगरपुर तो आएगा ही आएगा ऑप्शन के अंदर, उसके बाद में आपका पाली आएगा या करौली आएगा, प्रतापगढ़ वाला आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो गया, 85 के अंदर बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें वागड़ वाला जो दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 जनगणना आपके सिलेबस में, और जनगणना के अंदर तो 4-5 पॉइंट दे रखे हैं। देखो यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? तो साक्षरता दर बिना देखे कोटा देखते ही सही कर दो, 76%, 76.6% कोटा के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता है। जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा? देखो अब इसमें कोटा नहीं दिया है, अब इसमें कोटा नहीं दिया है, तो सही उत्तर क्या होगा भाई? दिए गए ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो आपका 87 के अंदर तो साक्षरता दी गई है, तो अलवर होगा, कोटा नहीं है, तो इसमें आपका दूसरे जिले 4थे नंबर का कोटा, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, अलवर होगा, अलवर होगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान में परिवहन विभाग, परिवहन आपके सिलेबस में है, जहां पर प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है?
6 पारियों में से 2 से 3 पारियों में यह प्रश्न आएगा कि सड़क घनत्व है वो कितना है प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर में। हाँ, तो ये आपके है 92.66 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर में, ये सड़क घनत्व है राजस्थान के अंदर। अब जो ये चरैवेती है ना, ये राजस्थान परिवहन विभाग का एक ध्येय वाक्य है कि चलते रहो, महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित। चरैवेती। तो क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। फिर देखो, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना 2014-15 की है, 2014-15 की है। कौन से साल राज्य सड़क नीति आई थी राजस्थान के अंदर? और राजस्थान पूरे भारत का पहला स्टेट बना था जिसके द्वारा सड़क नीति घोषित की गई थी, और राजस्थान इसका ना फर्स्ट स्टेट बन गया था सड़क नीति लाने वाला। 1994 की सड़क नीति थी, उसके बाद में 2013 के अंदर नवीन सड़क नीति आई थी। ठीक है, नई सड़क नीति 2013 के अंदर। अगला प्रश्न, आप पढ़े, एग्जाम दें, उसके बाद अच्छी तैयारी करनी है और एग्जाम्स की भी, है ना। पियोन बने, अच्छी बात है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी आप लोग वहीं बैठे मत रह जाना, सिलेक्ट होंगे, सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। उसके बाद आप रीट का बैच है, लेवल 1 लेवल 2 ऐप इंस्टॉल कर लेना, 2 टेस्ट फ्री है। इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, टेस्ट नंबर 13 और 14 फुल टेस्ट है, ये 2 फुल टेस्ट 4th ग्रेड के फ्री में है। इसके लिए माइंड मैप का ऐप डाउनलोड करना, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं। इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना, वहां पर आपको मिल जाएंगे। राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग करना है तो ये किताब आप मार्केट से ले आना, और कभी ना मिले आपके जिले में तो 94 60 97 14 50 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है टीम के। केवल बुक लाने के लिए इसको ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं। जीके 2nd ग्रेड एसएसटी का बैच भी है, आपकी ग्राम विकास अधिकारी, लैब असिस्टेंट और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का ये बैच बहुत नॉमिनल प्राइस में मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए। एग्जाम के बाद में हम डिसीजन लेंगे कि हमें और किसकी तैयारी करनी है आगे। सारे बन जाओगे चतुर्थ श्रेणी तो जिंदगी में और आगे भी जाना है। मेरे हमेशा आप लोगों को उंगली पकड़ करके ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। आप युवा हैं, जवान हैं, तब तक अपने लक्ष्य को ऊंचा से ऊंचा करें, आप महत्वाकांक्षी बने। ये सारी जमीन आपकी है, सारा जहान आपका है। भारतीय संविधान की अब पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। खुश हो सभी साथी, पॉलिटी शुरू कर रहा हूं, राजस्थान जीके के बाद में पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार शेयर कर दो सारे साथी मिलकर के। राजस्थान जीके की तो रामबाण बेस्ट बुक है, अपनी राजस्थान रामबाण द बेस्ट बुक है, जिसमें पीवाईक्यू भी है, शॉर्ट नोट्स भी है। तो इंडिया पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। आज संविधान के खतरनाक वाले क्वेश्चन लेके आया हूं भाई, संविधान के खतरनाक वाले प्रश्न। देखो, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 6 पारियों में मुझे लगता है 4 बार यह प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। नॉर्मल से प्रश्न आएंगे, ज्यादा होशियार नहीं बनना, सीधे सीधा आंसर बता देना कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत। आना पड़ेगा इस प्रश्न को, है ना। पेपर में आने से पहले प्रश्न मुझे सलाम करके फिर आता है, क्योंकि मैं मां सरस्वती का भक्त हूं, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो उनके प्रसाद पर्यंत है, और राष्ट्रपति शासन जब अनुच्छेद 356 के तहत लगता है तब राज्यपाल ही केंद्र के नुमाइंदे के रूप में काम करता है। आज कांस्टेबल के पेपर में यह प्रश्न पूछ लिया, और तुम्हारी 6 पारियों में वापस से आएगा। कांस्टेबल के पेपर में भी यह प्रश्न आज आया है। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस समय राजस्थान के राज्यपाल है वो संपूर्णानंद हुआ करते थे 1956 के अंदर, है ना। तो ये 13 मार्च से लगा था, 13 मार्च 1956 से लेकर के आपके 26 अप्रैल तक, ये आप लोगों को याद रखना है। 4 राष्ट्रपति शासन लगे थे। पहला वाला सबसे छोटा था, और लास्ट वाला 1992 वाला 1 साल तक लगा था, 1992 से 93 दिसंबर से दिसंबर, वो सबसे लंबा था। तो सी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो गया, वेरी एकदम सटीक आंसर। अगला, किस संविधान संशोधन के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत? अरे लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी के, होम साइंस के पद भी मिल जाएंगे, पिछली बार की तरह चिंता नहीं करनी। इसमें देखो 1967 56 वाला तो वो है आपके राज्यपाल पद का सृजन वगैरह।
67, 1977, 67, 77, ठीक इस तरह से याद रखो। फिर बाद में आपका 80 और 92, ये भैरव सिंह के टाइम में लास्ट वाले दो, तो 1980 और फिर है आपका 1992, ये भैरव सिंह के टाइम में। और लास्ट वाला सबसे लंबा 10-10 साल के गैप से, ठीक है। अगला देखो, किस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल का जो प्रश्न है ये है आपके 7वें संविधान संशोधन के तहत। इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा जाता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत विवेक अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है? विवेक वाली शक्तियां जो है राज्यपाल की, उसमें वो केंद्र के नुमाइंदे की तरह, जहां पर अनुच्छेद 200, 201 और राष्ट्रपति के पास में जो है कानून, वो जो कानून बनने से पहले रक्षित करके रख सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है, तो ये संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि आपके पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। अब यह बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सचिवालय आपके सिलेबस में है, तो बताओ यहां पर मुख्य सचिव जो वर्तमान में है 45वें, अब बताओ इन्हें कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 97। तो इनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा होगी? मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के ही एक तरह से कह सकते हैं कि सचिवालय वगैरह ये सब सीएम की हेल्प के लिए तो होते हैं। तो आप लोग याद करोगे यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और 45वें है, वर्तमान में है, उनका नाम है सुधांश पंत। 6 पारियों में से बार बार पूछा जाएगा। सुधांश पंत वर्तमान में सीएस है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 हम बात करें कि राज्यों के बारे में जो प्रावधान है वो वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी हम अनुच्छेद 52 से करें तो वो संघ वाले प्रावधान है संविधान के अंदर, वो मैंने बताए थे आपको, एक फोटो दी थी ना, पॉलिटी वाली पीडीएफ पढ़ी नहीं क्या? आगे देखो, अब तुम देखो नॉन स्टॉप कांस्टेंट 5000 लाइव जुड़े हुए हैं, और बोट वाला अगर होता ना तो एक झटके में 15-20 हजार कर देता मात्र 5 मिनट के अंदर, है ना। तो उस दिन किसी ने तो गलत काम किया था। एक जो एक्चुअल लाइव है वो स्थिर रहते हैं, 5 के बाद 6 धीरे धीरे होते हैं। कोई ना कोई छेड़छाड़ करने वाला था जिसने हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब किया कि बड़े बड़े बच्चों को मैं नौकरी ना लगा दूं, इसलिए चलो छोड़ो उनको। राजस्थान के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्यपाल को अब केंद्र के नुमाइंदे के रूप में जब वो काम करेंगे तो कौन हटा सकता है? यहां पर राष्ट्रपति हो गया, है ना। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे केंद्र के नुमाइंदे के रूप में, यहां पर राष्ट्रपति हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 जो है, प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में, जितने भी विश्वविद्यालय है उनके कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल काम करता है? बिल्कुल, 1956 से इस पद का सृजन किया जाता है, राज्यपाल पद का निर्माण किया जाता है, पहले राज प्रमुख था। अगला देखिएगा क्वेश्चन 101, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बाद में राष्ट्रपति भी रहे थे आप, तो 101 के अंदर ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिभा पाटिल, बाद में राष्ट्रपति भी रहे थे, ये भी याद रखो, पहली महिला राष्ट्रपति। 102, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 16वीं विधानसभा में कौन से क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया? अब यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इन्होंने जो सांगानेर क्षेत्र है वो जयपुर का, वहां से प्रतिनिधित्व किया है। क्वेश्चन 103 में देखिएगा, कौन सा राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो ये आपके यहां पर भैरव सिंह जी शेखावत थे 103 के अंदर। बाकी 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी, एक एमएलए बनने के लिए जो है वही आपका एमएलए ही तो होता है मुख्यमंत्री, पहले 25 साल की एज चाहिए होती है। राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत? जो राज्य मंत्री परिषद है, आवाज वगैरह प्रॉपर है,
राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यहां पर कहा गया है कि 15% से ज्यादा नहीं होगा, तो 200 का 15% इज इक्वल टू 30। तो राजस्थान जो मंत्री परिषद की बात करें वो 30 से ज्यादा नहीं होगी। अधिकतम और न्यूनतम का प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। न्यूनतम है वो आपके 12 और ये है आपके अधिकतम, और परसेंटेज निकालना आना चाहिए। और तुम्हें अगर डर लग रहा है ना तो मैं करा दूंगा, तो तुम्हें गणित के छोटे मोटे प्रश्न, मुझे गणित इतनी नहीं आती, इतनी क्या, मेरी गणित तो बहुत वीक है भाई। मैं तो जब 10वीं में था तो गणित को रट रट के जाता था, बड़ी मुश्किल से पास की थी 10वीं गणित की वजह से। बाकी 5 सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स 95 रहते थे, गणित में मेरे मार्क्स 55-60 रहते थे। तो मुझे टॉप करने के लिए अदर सब्जेक्ट मजबूत करने पड़ते थे। तो तुम्हारा डर भगाने के लिए मैं भी कर दूंगा, ठीक है। गणित के कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, बड़े सिंपल एक क्लास के, छोटे मोटे बड़ी क्लास के साथ में ले आऊंगा, ताकि तुम्हें डर लगे कि गुरुजी गणित में डब्बा गोल है फिर भी गणित कर रहे हैं, तो हम तो गुरुजी से तो बेटर है गणित के अंदर। हाँ भाई हो, ठीक है, तो कर लेना। इसमें सीएम भी शामिल होता है ना, सीएम के साथ, सीएम सहित, है ना, 29+1। कैसे लगा मेरा आइडिया? क्वेश्चन 107 में देखो रे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। राजस्थान के प्रशासन और विधायन के प्रस्ताव से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना कौन प्राप्त कर सकता है? जैसे सेंट्रल लेवल पर हम बात करें राष्ट्रपति की, वैसे स्टेट पर हम बात करें तो राज्यपाल है वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे के वैसे राष्ट्रपति। लेकिन आपके सिलेबस में राष्ट्रपति वगैरह नहीं है, प्रधानमंत्री। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ संविधान है, संविधान का ढांचा, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। आगे देखो, गणित के 15 में से 10, 8, 10, कैसे ठोट बालक है मेरी तरह, मैं भी ठोट हूं गणित में, तो भी मैं उसके 8, 10 सवाल सही कराऊंगा। ये मेरा वादा है, तुम्हारे भाई का वादा है। और तुम्हारे लिए मैं गणित का वापस से अभ्यास करूंगा अगले 2 दिन बैठ करके। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 15% आपका 91वां संविधान संशोधन के तहत। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य? वेरी इंपोर्टेंट, मंत्रिपरिषद में कम से कम है आपके 12 सदस्य, 110। अगला देखिएगा, किस दिनांक को, कौन सी डेट को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थायी पीठ है वो जयपुर में स्थापित की गई थी? जयपुर में स्थापित की गई थी 1976 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट की, उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ। अभी खंडपीठ स्थापित है जयपुर के अंदर, आपको याद रखना। मुख्य पीठ है, मुख्य जो हाईकोर्ट है वो तो हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर, यह पीठ आपके 76 के अंदर स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। वर्तमान की बात करोगे तो आप के.आर. श्रीराम का नाम लेना, के.आर. श्रीराम ये वर्तमान में है, और इनसे पहले एम.एम. श्रीवास्तव जी थे, और ये 43वें क्रम के हैं, ठीक है, 43rd है। हाईकोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, और अनुच्छेद 226 के तहत आपके हाईकोर्ट को अधिकार है कि आपको मूल अधिकार दिलाए। यह बड़ा प्यारा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वेरी इंपोर्टेंट, और 6 पारी के अंदर कम से कम 4 बार पूछा जाएगा। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, ये अभी पटवारी में भी पूछा था, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? रट लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, राष्ट्रपति, अच्छे से रट लेना। राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कौन है? देखो, राजस्थान के प्रशासनिक जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ढांचा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो सर्वोच्च होता है वो आपका सचिवालय है।
राज्यपाल कार्यालय होता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय होता है, क्या होता है? तो ये आपका सरकारी सचिवालय होता है और उसका हेड है वो आपका चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव कहलाता है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री, सीएम के द्वारा, क्योंकि वो सचिवालय सचिव है जो आपका यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर देखिएगा, राजस्थान सरकार में सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा होता है? यह चीफ सेक्रेटरी होता है, प्रशासन में सबसे ऊंचा। मुख्य सचिव का निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, कई बार झटके भी लगने चाहिए, तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 118 है उसमें सेवा शर्तों में संशोधन करता, लोक सेवकों के नियमों के प्रति जो है लोक सेवकों के नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखता है, पदोन्नति और वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है और काम करता है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के विषय में सूचना देने का यहां पर उसका दायित्व नहीं है।